हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ना है अब हमें, जो कि है रिटेल स्टोर मैनेजमेंट। बेसिकली चैप्टर तो है रिटेल स्टोर मैनेजमेंट ही, इसके साथ में दो चीज़ें हैं, मटेरियल हैंडलिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम जो है पूरा ये मटेरियल हैंडलिंग और एनर्जी मैनेजमेंट जो है ये स्टोर मैनेजमेंट का ही पार्ट है वैसे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल एम्फेसिस डाल के बताया है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो स्टोर मैनेजमेंट की हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये जो है चीज़ें ये हमने पीछे वाले चैप्टर्स में नहीं पढ़ी, इसलिए स्पेशल एम्फेसिस इसके ऊपर है। ठीक है, देखो क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताता है कि रिटेल स्टोर को मैनेज करना कोई इजी काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेशंस को, और कई बारी चेंज करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, और बहुत सारे डिसीजंस क्योंकि यहाँ पर लेने होते हैं, जैसे बजट बनाने से रिलेटेड है, ऑपरेशंस कैसे कैसे करोगे प्लानिंग करने से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन करनी हो, कस्टमर की सर्विस की बात हो, लीगल कंप्लायंसेस होती हैं बहुत सारी, तो बहुत सारे डिसीजन यहाँ पर मैनेजमेंट को लेने होते हैं। इसके अलावा फिर जो सभी बिजनेसेस में आता है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट को मैनेज करना, वो भी आ जाता है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर बताता है कि जैसे जैसे बिजनेसेस के साइजेस बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशन जो है रिटेल स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, फिर उनको इंटीग्रेट करना पड़ता है। प्रॉपरली अगर आप काम करोगे तभी सक्सेसफुल होगे, इसलिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाए। ठीक है, अब मैनेजमेंट होती कैसे है, क्या क्या आपको टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं एज अ रिटेलर, उनका ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या है, देखो पॉइंट्स बताए हुए हैं, जस्ट यहाँ जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो क्या है, ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेमिसेस मैनेजमेंट। इसके बाद है मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले, इसके बाद है मैनेजिंग रिसिट्स, फिर आता है कस्टमर सर्विस, उसके बाद है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसके बाद है मैनेजिंग प्रमोशंस, इवेंट्स, अलायंसेज एंड पार्टनरशिप, और लास्ट आता है एनर्जी मैनेजमेंट। बस यही चैप्टर है, इन्हीं चीज़ों के बारे में ये बताता है इसके अंदर। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैनेज करने वाले पॉइंट्स में टास्क में बात कर रहा है वो क्या है, ब्लू प्रिंटिंग ऑपरेशंस। यानी कि देखो आप जैसे ब्लूप्रिंट समझते हैं ना, आपकी कोई किसी भी चीज़ की आप पहले तैयारी कर रहे हो, आपने सोचा जो वो आपने एक बारी अपने दिमाग में तैयार कर लिया है। ठीक है, तो वो ब्लूप्रिंटिंग जो होता है वो एक मॉडल को हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, उसका मॉडल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि प्लानिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें प्लान करना है। स्टोर को मैनेज करोगे जब, तो आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा, ब्लूप्रिंट ऑपरेशंस का बनाना पड़ेगा, सबसे पहले यही डिज़ाइन करना है आपने एफिशिएंट मैनर में। अगर रिटेल स्टोर का आपने ब्लूप्रिंट बना लिया तो आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है अब ब्लूप्रिंट बनाना कैसे है, कई बार तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लिए आप एक ही ब्लूप्रिंट बना सकते हो। कई बार जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है, बहुत सारे ऑपरेशंस हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये है। अब ये डिपेंड करता है किस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा या छोटा भी, और किस तरह का नेचर भी है उसका, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होंगी। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि ब्लूप्रिंट बनाना बेहद ज़रूरी है। इसका रीज़न ये एक है क्योंकि जो एक्टिविटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन एक्टिविटीज़ को की एक गाइड है ये ब्लूप्रिंट। सभी एम्प्लॉयज़ को एक गाइडेंस मिलेगी इससे कि आपको ये काम करना है और ऐसे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो ये है। तो ब्लूप्रिंट जो है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे एक फ्लो चार्ट बन जाता है जिसमें कि सबको अपना अपना क्या कुछ करना है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये था पहला पॉइंट स्टोर मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेमिसेस मैनेजमेंट। यहाँ पर कहता है कि जब हम प्रेमिसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या क्या आता है इसके अंदर कि आप कब ओपन करोगे स्टोर, कब क्लोज करोगे स्टोर,
कितने दिन तक और कितने आवर्स आपके बिजनेस के होंगे, और ये डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि लोकल रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, और टारगेट ऑडियंस आपका कौन है, किस तरह का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसी हिसाब से आप टाइमिंग डिसाइड करोगे ना, और डेज डिसाइड होंगे कि किस दिन आपको ओपन करना है, किस दिन क्लोज करना है। अब देखो रूल रेगुलेशन होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के भी खुद के। कई बार दिल्ली की जैसे मार्केट है, कोई मार्केट संडे को खुली होती है, कोई वो मार्केट हो सकता है कि किसी और दिन बंद हो, जैसे मे बी मंडे को बंद हो, या फिर कई बारी मार्केट्स जो है वेंसडे को बंद होती हैं। तो वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो उसी सब चीज़ों की मैनेजमेंट यहाँ पर इसके अंदर शामिल है। अब यहाँ पर ये तो थी बेसिक बात। इसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वो क्या हैं, जैसे कि स्टोर लेआउट देखना है आपने, ये तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। स्टोर लेआउट देखना है, स्टोर सिक्योरिटी देखनी है, मर्चेंडाइज की सिक्योरिटी देखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर और एडमिनिस्ट्रेशन तो देखना ही है, पेपर वर्क। जैसे हम स्टोर लेआउट की बात करते हैं तो स्टोर लेआउट तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद है ना आपको। स्टोर लेआउट के अंदर क्या करते थे हम, कि किस तरीके से अरेंज करेंगे हम अपने रिटेल स्टोर को, वो जो हम चीज़ें बेच रहे हैं, जितना स्पेस हमें अवेलेबल है उसी के हिसाब से हमें ये करना है। और हमने पढ़ा था, देखो याद हो तो आपको, कि कैसा लेआउट बना सकते हैं हम, ग्रिड लेआउट बना सकते हैं हम, स्पाइन लेआउट बना सकते हैं, रेस ट्रैक बना सकते हैं, बुटीक स्टाइल हो सकता है। तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। वही आपने एक ब्रीफ फॉर्म में, यहाँ पर मीनिंग की फॉर्म में स्टोर लेआउट का लिख देना है कि ये सब हमें मैनेज करना है। इसके बाद है स्टोर सिक्योरिटी। हमने इसका भी पूरा चैप्टर पढ़ा है, मैंने आपको इसका असाइनमेंट भी दिया था। बल्कि स्टोर सिक्योरिटी क्या है कि हमें जैसे कस्टमर को फालतू में तंग भी नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग हमारे स्टोर में से चोरी करके सामान को ले जाएं, या फिर एम्प्लॉय ऐसा करें। तो वो चीज़ों उसको रोकना है हमें यहाँ पर स्टोर सिक्योरिटी के अंदर। तो CCTV लगाना, मिरर्स लगाना, और पार्किंग स्पेस ज़्यादा होना, लाइटिंग होना, वहाँ पर वेंटिलेशन ठीक होना, ये सारी चीज़ें जो है ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, ताकि सब कुछ नज़रों के सामने रहे और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो हमने जैसे पढ़ा भी था कि हम जो है वो टैग्स जो हैं वो ऐसे लगा देते हैं कि उसको ट्रैक कर सकते हैं हम, और ये सब वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी पहले वो यहाँ पर आएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, जैसा हम सबको पता है। इसके अंदर जो है आप शामिल करेंगे सारी ही चीज़ें लगभग। तो यहाँ पर क्लीनिनेस जो है, आउटलुक स्टोर का, डिस्प्ले में क्या रखोगे, स्टोर पर्सोनल्स को कैसे मैनेज करोगे, उनका टाइम कीपिंग करना, और ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रेमिसेस मैनेजमेंट के अंदर शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले। देखो इन्वेंट्री जहाँ पर आया है मतलब मटेरियल हैंडलिंग की बात होगी यहाँ पर, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताई है। इससे पहले दो चीज़ें समझनी है हमें। पहली तो है हमारी इन्वेंट्री की मैनेजमेंट। इन्वेंट्री की मैनेजमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है कि आप इन्वेंट्री का क्या लेवल रखोगे, आप किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हो, कितने कस्टमर हैं, क्या कौन है टारगेट ऑडियंस आपके, उसके हिसाब से ही लेवल्स ऑफ स्टॉक रखे जाते हैं। मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक्स आप रखेंगे, रीऑर्डर क्वांटिटी आप डिसाइड करेंगे, EOQ एंड वो सब यहाँ पर आ जाएगा। और कौन सा जो प्रोडक्ट है उसके कौन से साइज़ में कितने कलर, किस शेप का, किस जो है डिज़ाइन का होगा, ये सब आपने यहाँ पर डिसाइड करना है, किसकी कितनी जो है क्वांटिटी आपने रखनी है। तो इन्वेंट्री के अंदर ये है। इसके अलावा फिर डिस्प्ले की जो ये बात कर रहा है, डिस्प्ले के अंदर क्या है कि विंडो डिस्प्ले जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, और रिटेलर जो है इस तरीके से विंडो डिस्प्ले करे जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, मैनेज्ड होनी चाहिए वो। अगर बाहर से देखने में विंडो ही नहीं मैनेज्ड होगी तो कस्टमर तो ये सोचेगा कि कैसा स्टोर है ये, और जाएगा नहीं वहाँ पर। ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि ये ना हो कि भाई वो विंडो में रखे हुए आर्टिकल्स जो है वो गंदे से हो जाएं, और ये सब उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और ये अपने आप में, क्योंकि ये एक एडवर्टीजमेंट होती है, हमने पढ़ा था पहले, तो वो चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये है। इसके अलावा फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मटेरियल की जब बात हो रही हो, इन्वेंट्री रखने की जब बात हो रही हो, तो हम उसे, और डिस्प्ले करने की भी बात हो रही है साथ में, तो मतलब मटेरियल को हैंडल कर रहे हो आप। मटेरियल हैंडलिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर।
मटेरियल हैंडलिंग के अंदर शामिल क्या है? पहली बात, स्टोर के अंदर मूवमेंट करना मटेरियल की और उसे प्रोटेक्शन के साथ मूव करना, ये मटेरियल हैंडलिंग है यहाँ पर। और ये है, अब यहाँ पर कहता है कि हमें ये पता है कई बारी तो स्टोर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह हमें मटेरियल रखना पड़ता है। कई बारी क्या होता है कि जब हमारे पास जैसे रिटेलर के पास वो चीज़ पहुंची वहाँ से और स्टोर के अंदर रखनी होती है चीज़ें, तो मूव तो करेंगे मटेरियल। अब यहाँ पर नेचर किस तरह का है मटेरियल का जो मूव कर रहा है, किस जगह से किस जगह पर लेके जा रहे हो, क्या मशीन्स यूज़ कर रहे हो, कितना लाइट वेट या फिर हैवी मटेरियल है वो, और क्या उसके लिए एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत है, क्या रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत है। ये सभी चीज़ें हमें बेहद ज़रूरी है देखना, ताकि हम किससे बच सकें, मटेरियल की को डैमेज होने से हम बचा सकें। इसके लिए ये बेहद ज़रूरी है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम मटेरियल के डैमेज होने की बात करते हैं तो 3 रीजंस हैं मटेरियल के डैमेज होने के। क्या है वो? पहला है मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि अगर आप उसको ठीक से हैंडल नहीं करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा। दूसरा है एम्प्लॉयज़ की वजह से, कई बारी एम्प्लॉय रीजंस हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की वजह से कई बारी मटेरियल जो है उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर रीजंस भी होते हैं। तो हम यहाँ पर ये तीनों चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, प्रॉपर्टीज़ की जब बात आती है तो प्रॉपर्टीज़ खुद की कई बारी मटेरियल की ऐसी होती हैं जैसे कि इनएप्रोप्रिएट हैंडल्स होते हैं। मतलब पकड़ने के लिए मटेरियल में हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उसको कैसे आप किसी चीज़ में डालो या कैसे लेके जाओ वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। शेप ठीक से नहीं होती, इम्बैलेंस्ड मटेरियल होता है, स्लिपरी होता है, खुद अपने आप में स्लिपरी है वो। मतलब देखो खुद की प्रॉपर्टी की बात करें ना, मतलब आप उसको उठा रहे हो वो छूट रहा है आपके हाथ से, इस तरीके का मटेरियल है। एक्सेस वेट है, बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है साइज़ में, फ्रिजाइल नेचर का है, या फिर जो है आप जो है स्पीडली ही करना है उसको, मतलब आपको देर नहीं लगा सकते आप उस मटेरियल को इधर से उधर करने में। पैकिंग ठीक नहीं है, तो ये सभी मटेरियल की अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से डैमेज होने का उसका डर है। दूसरा है एम्प्लॉय रीज़न, एम्प्लॉयज़ की वजह से भी कई बार डैमेज हो जाता है। पहला है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर उनको मटेरियल हैंडल करना पड़ रहा है बट उनका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, अगर वो वैसे गलत करेंगे वो, ये है। दूसरा है लेस फिजिकल स्ट्रेंथ, कि जो एम्प्लॉय उसे हैंडल कर रहा है उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं है, मतलब वो उठा ही नहीं पा रहा, उसको इतनी ताकत ही नहीं है उसमें कि वो उठाए, ठीक है, ये है। इसके अलावा आउट ऑफ रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है ये मटेरियल को हैंडल करना। और इसके अलावा नॉट एबल टू हैंडल वेट, कोई पर्सन ऐसा होता है मजबूत है देखने में बट वो वेट को हैंडल नहीं कर पाता, तो वो है। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेस में है और वो मटेरियल को हैंडल करेगा, तो आप सब समझते होंगे इस चीज़ को, तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे हाथों से चीज़ें छूट जाना, ठीक से ना रख पाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ एम्प्लॉय रीजंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मटेरियल ख़राब हो जाता है हमारा। क्या है वो? जैसे स्टोर का या जहाँ से भी मूव कर रहे हैं हम मटेरियल को, वहाँ पर फ्लोर का स्लिपरी होना, मूविंग मटेरियल होना, लार्ज डिस्टेंसेस में आपने रखा और वो घूम गया, ठीक है, ये चीज़ें। इनअप्रोप्रिएट अनलोडिंग कंडीशंस होना, मतलब जहाँ से आप अनलोड कर रहे हो ना, बाहर जहाँ पर भी मतलब आपकी जो चीज़ें आ रही हैं बैक एंड प्रोसेस से, वहाँ से स्टोर तक ला रहे हो ना आप, वहाँ पर कंडीशंस ठीक नहीं है। नॉइस पोल्यूशन जो है एक हो सकता है कि कोई शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा हैंडल करते हुए मटेरियल को, तो ध्यान भटक रहा है इससे। ओवर लाइटिंग होना और कुछ और ऑब्स्टेकल्स हो सकती हैं जिसकी वजह से मटेरियल हमारा डैमेज हो सकता है। तो ये थी हमारी डैमेज होने की कंडीशन। अब आप इस मटेरियल हैंडलिंग को कैसे करें कि ये डैमेज ना हो हमारा, या फिर जो है कैसे हम प्रॉपर तरीके से मटेरियल हैंडलिंग करें। सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करो आपकी मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर उसे मूव करना है, ठीक है। ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पर्सन को पता ही नहीं है कि इस मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाता है, सब मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको हैंडल करने का तरीका होता है, उसको पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर है
वेयर हाउस का जो फ्लोर है वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, ये इंश्योर करना है आपने। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लें, मटेरियल हैंडल कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि हमने पढ़ा ना पहला रीज़न कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, कई बार वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि प्रॉपरली पैक होना चाहिए मटेरियल ताकि उसको लिफ्ट करना आसान हो जाए। इसके अलावा पार्किंग स्पेस जो है जहाँ से आप मटेरियल को अनलोड कर रहे हो वो केयरफुली चूज़ करना चाहिए आपको। ऐसी कोई जगह नहीं चूज़ कर लेनी चाहिए जहाँ पर आपको शोर हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से लाइटिंग नहीं है, कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से डैमेज हो जाए, ये है। इसके अलावा प्रॉपर लाइटिंग जो हमने अभी पढ़ा, प्रॉपर लाइटिंग वहाँ पर होनी चाहिए वेयर हाउस के अंदर, ताकि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जब लेकर जा रहे हैं तो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, दिख जाए उसको सब। ये था हमारा ये मैनेजिंग मटेरियल या इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले के अंदर, मटेरियल हैंडलिंग इसी के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजिंग रिसिप्ट्स। देखो क्या है, एक रिटेल मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। रिटेलर जो है उसको डिसाइड करना होता है कि वो पेमेंट जो है जो गुड्स उसने बेची हैं उनकी कैसे रिसीव करेगा। कॉमन मेथड है दो, एक तो आप कैश रिसीव कर सकते हो, दूसरा आप क्रेडिट पर भी बेचते हैं। रिटेलर बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि क्रेडिट पर बेचते हैं, स्पेशली जो हमारे लोकल रिटेलर्स होते हैं वो, ठीक है। तो अब क्या है कि जान पहचान हो जाती है उनसे, जैसे किराना स्टोर वाला है कोई, तो जान पहचान हो जाती है, क्या करते हैं फिर कि चलो भाई 1 महीने का राशन जब हो जाएगा तब साथ में ही दे देंगे रुपए, क्या रोज़ रोज़ जैसे देना। तो वो चीज़ें जो है क्रेडिट पर भी वो कई बारी बेचते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स को मैनेज करना है। देखो कोई भी रिटेलर क्रेडिट पर बेचना नहीं चाहता, पहली बात। अब जो है या तो वो कस्टमर बन जाए उसके इसलिए बेचता है, या फिर जो है कई बार उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि अदरवाइज सेल नहीं होती उसकी, तब वो क्रेडिट पर बेचता है, ठीक है, ये है। इसके अलावा यहाँ पर जब कैश सेल की बात होती है तो वहाँ पर कैश में, चेक में और डेबिट कार्ड, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो आप। देखने में आया है कि आजकल छोटे छोटे रिटेलर्स भी डेबिट कार्ड के ज़रिए और चेक के ज़रिए जो है वो पैसा ले लेते हैं। क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उसका यूज़ बढ़ रहा है अर्बन एरियाज़ में, बट क्या है कि लोकल लेवल पर अगर हम बात करें तो रिटेलर्स इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, ये है। इसके अलावा यहाँ मैनेजिंग रिसिप्ट्स की जब बात आती है तो आप क्रेडिट पर जब बेच रहे हो तो वहाँ पर कैश कलेक्ट करना और ये जो बैंक वगैरह से जाना और सारा काम, ये सब इसको मैनेज करना हमारा इसके अंदर शामिल है। और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी पर्सन ये कर रहा है कि वो एब्सोल्युटली क्लियरली जो है इस फंक्शन को करे और क्या करना है उसे पता भी होना चाहिए। तो ये है मैनेजिंग रिसिप्ट्स। इसके बाद है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है हम सबको पता है कि कस्टमर इज़ अ किंग। कस्टमर अगर खुश नहीं होगा तो हम ज़्यादा समय तक अच्छा प्रॉफिट गेन नहीं कर पाएंगे। कस्टमर के लिए हमने शॉपिंग को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही डिलाइटेड उसको फील कराना है, बहुत ही बढ़िया उसका एक्सपीरियंस करवाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बिलिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि बिलिंग एक्सपीरियंस जो है अच्छा होना चाहिए उसको बहुत ज़्यादा लंबी क्यूज़ में ना खड़ा रहना पड़े बिलिंग के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि मतलब ईजी हो जाए, उसका जल्दी हो जाए। और जैसे इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे वीकेंड्स पर क्या होता है, ज़्यादा शॉपिंग करते हैं हम लोग, सबको पता है ये बात, सैटरडे संडे ओब्वियसली शॉपिंग डेज आप कह सकते हो, ये है। एक फेस्टिव डेज़ में ज़्यादा शॉपिंग हम करते हैं तो भीड़ भाड़ हो जाती है रिटेल स्टोर्स में। ऐसा होने से क्या है कि कस्टमर इरिटेट होता है जब उसकी बिलिंग टाइम पर नहीं होती। तो बिलिंग काउंटर्स बढ़ा देना चाहिए रिटेलर को ऐसे समय पर। बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर भी रही है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सेल्स पर्सन है जो उनको सामान वो बेच रहे हैं रिटेलर को, जो भी हो, चाहे एक छोटा रिटेलर है वो खुद बेच रहा है उसको, या फिर कोई एक ही पर्सन है रिटेलर के अलावा जो बेच रहा है सामान, या फिर कोई बड़ा रिटेल स्टोर हो, कोई भी हो, कस्टमर के साथ स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए। और जो है ऐसा ना हो कि वो उसको मतलब अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा है या कुछ, तो पोलाइट वे में, कॉर्डियल वे में जो है कस्टमर के साथ उसको बात करनी चाहिए। और जो भी कस्टमर को चाहिए उसके लिए उसे गाइड करना चाहिए, ताकि उसके लिए एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो है वो शॉपिंग बन जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट।
हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। हमने पढ़ा था ना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन रिटेल, वही ये पॉइंट है यहाँ पर। एम्प्लॉय मैनेज करना है अपने एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, यानी कि सही पर्सन को सही जगह पर लगाना, ये करना है ताकि आपका सही बिजनेस चलता रहे, प्रोडक्टिविटी बढ़े, कॉस्ट कम आए, चेक ऑन रखना है उनके ऊपर, और उनके काम को स्टैंडर्डाइज कर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स कर देनी है ताकि बाद में आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सको। और एक दो चार चीज़ें आती हैं इसके अंदर जो मेन है। पहला तो यही कि आप उसको रिक्रूट और सिलेक्शन कैसे कर रहे हो कि सही पर्सन सही जगह पर जाए, और जो है आप जब आपको ज़रूरत हो लेबर की, सीज़न जब ज़्यादा हैवी हो तो आपके पास लेबर अवेलेबल हो, और जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप जो है डिक्रीज़ भी कर सको ऑफ सीज़न में। तो इस तरीके से आपको रिक्रूट करना है लेबर को। इसके अलावा यहाँ पर आता है कि जो काम कर रहे हैं लोग, उनको आप काम शुरू करने से पहले उनको ट्रेनिंग दो ताकि वो अच्छे से पूरा काम कर पाएँ और बिना किसी रुकावट के आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम होता रहे। ये दो चार चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है मैनेजिंग प्रमोशंस, इवेंट एंड पार्टनरशिप। यहाँ कहता है कि प्रमोशन एंड इवेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट आजकल रिटेल सिनेरियो के अंदर आ गया है। ये क्या है कि कॉन्टीन्यूसली रिटेलर्स जो है मार्केटिंग इवेंट्स जो हैं या प्रमोशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए। तो ये है। अब ये इसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, उनको अवेयर किया जाता है किस तरीके से इवेंट को मैनेज करना है, और वो इवेंट फिर मैनेज करते हैं। इसके अलावा कुछ इवेंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप में करते हैं अदर रिटेलर्स के साथ, ऐसा भी होता है, तो वो पार्टनरशिप को मैनेज करना इसके अंदर शामिल है। ये था हमारा मैनेज करना प्रमोशंस, इवेंट्स एंड पार्टनरशिप को। लास्ट पॉइंट आता है इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर का नाम में भी आया था, यहाँ पर एम्फेसिस डाला था इसने। देखिए क्या है एनर्जी मैनेजमेंट। रिटेलर जो है कई सारे एनर्जी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करता है। ये प्रोग्राम जो है किस लिए करता है, वो एनर्जी को सेव करने के लिए, ठीक है। एफिशिएंटली मैनेज्ड अगर होगी एनर्जी तो सेव होगा, आपकी कॉस्ट भी जो है कम आएगी और प्रोडक्ट भी अच्छा तरीके से आपका बिकेगा, वेस्टेज कम से कम होगी। इसके लिए जो है वेस्टेज को रोकने के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने चाहिए। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है क्योंकि इससे देखो आप छोटी छोटी चीज़ों में अगर बचत कर लोगे ना, एनर्जी को सेव कर लोगे, तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाएगी, जो कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी, ठीक है। प्रॉफिट्स आपके बढ़ेंगे और एक कंट्रीब्यूशन होगा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने पर भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर। अब क्या स्ट्रेटजीज़ एक रिटेलर अपना सकता है एनर्जी को मैनेज करने के लिए? देखो क्या है, सबसे पहले रिटेलर को इस तरफ ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर तो ना इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहले तो रिटेलर को डिज़ाइन करनी है एनर्जी स्ट्रेटजी को, ठीक है, कि आप शॉपिंग एक्सपीरियंस जो है कस्टमर का वो भी कंफर्टेबल रहे और कम से कम एनर्जी को यूज़ करके आप वो बनाओ, ठीक है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर जो इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो उनको एफिशिएंटली यूज़ करो, पूरा इस्तेमाल होना चाहिए कोई भी इक्विपमेंट हो उसका, ताकि पहले आप उस इक्विपमेंट को एनालाइज करो, उसके बाद उसको कैसे मतलब कम से कम एनर्जी यूज़ करके उस इक्विपमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड चीज़ आती है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जो कि ट्रेन करो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई एनर्जी सेव करनी है, कि जब ज़रूरत नहीं है तो आप AC बंद कर दो या कम कर दो AC को, फैंस चला लो, या फैंस की भी जब ज़रूरत नहीं तो फैंस भी बंद कर दो, एक्स्ट्रा लाइट्स मत जलाओ जब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चे कि स्टोर में अंधेरा करके बैठ जाओ, वो नहीं है चीज़, लेकिन मैनेज करो आप उसको कि फालतू में ना यूज़ हो एनर्जी हमारी, वो चीज़ है। इसके अलावा एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन होना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर का एक लेवल जो है वो मेंटेन रहे, कि जब सेलिंग आवर्स आपके ज़्यादा हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा आपका लो रहे। समर्स में जो है ये प्रॉब्लम आती है
एसी जो है वो उसको एक टेम्परेचर पर सेट करना चाहिए। पूरे रिटेल स्टोर में आपका इस तरीके से डिज़ाइन करो आप कि टेम्परेचर जो है वो आपका लो रहे। और जब जैसे कि कम सीज़न थोड़ा ऑफ है, कम कस्टमर आ रहे हैं और ठीक सा मौसम है, तो अपने आप ही आप उसको टेम्परेचर के लेवल को मेंटेन कर दो ताकि ज़्यादा आपकी खर्च ना बढ़े। इसका ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है एम्प्लॉय सेफ्टी में कोई आप इसको वो मत करो, मतलब एम्प्लॉय सेफ्टी की को कगार पे रखकर आपने एनर्जी मैनेज नहीं करनी है, और ना ही कस्टमर को कंफर्ट नहीं दे रहे हो आप। मतलब क्या है कि कस्टमर मतलब एसी वाली गाड़ी में बैठकर आया है आपके रिटेल स्टोर में शॉपिंग करने के लिए, और जब वो रिटेल स्टोर में घुसता है तो वो पसीना पसीना हो जाता है, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और हमने तो क्या बात की थी कि डिलाइटेड फील कराना, यहाँ तो उसको हमने उल्टा डिससेटिस्फाई और कर दिया। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपने, ये इस 5th पॉइंट के अंदर ये बताता है। इसके अलावा एक चीज़ कह सकते हैं कि जैसे पहले लाइट्स होती थी उसमें ज़्यादा आपकी एनर्जी कंज्यूम हुआ करती, अब उन लाइट्स को आप चेंज करके एलईडी लाइट्स में जो है बदल सकते हो, क्योंकि वहाँ पर लेसर एनर्जी यूज़ करती हैं, वो कंजम्पशन कम होती है। अपग्रेडेशन कर दो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करो जिसमें ज़्यादा एनर्जी लग रही है तो उसको अपग्रेड कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर है विंडोज़ जो है इस तरीके से आपकी बनी हो जिससे कि आपको पावर को कम यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। इस तरीके से आप जो है प्रोविज़न इस तरीके से विंडोज़ का बनाओ, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो आपका करेक्ट रिसीव कर रहे हो आप, ये चीज़ को ध्यान रखो, इसको यूँ मतलब नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसके अलावा टाइम पर बिल भरो हमेशा, ताकि आपका कोई फ़ाइन वगैरह ना लगे। तो ये चीज़ें करके आप एनर्जी को मैनेज कर सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हो। ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और जो है एफिशिएंटली मैनेजमेंट कर पाएगा रिटेलर एनर्जी की। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर, रिटेल स्टोर मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट का। यहाँ पर सिलेबस मेरी तरफ से ख़त्म हो जाता है बच्चे। अगर आपको कोई भी समस्या है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो और पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू क्लास।